का टॉपिक है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। लेकिन आज हम सिर्फ रिवैल और कैपिटल पे ध्यान देंगे। और रिवैल्यूएशन अकाउंट का फंडा क्या है आपको समझना पड़ेगा कि आप आराम से सोचो कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं और एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है जो कि से 2 लाख रुपए दे रहा है एज ए शेयर ऑफ कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। द थिंग इज वो पैसा अब दे रहा है, तो इसका मतलब आज के बाद कोई भी गेन होगा या कोई भी लॉस होगा उसमें से सी का शेयर 1/4 होगा। अब बात यह है, आपको पता होगा 11th में आपने देखा था थर्ड चैप्टर जो प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट था, उसमें एक हिस्टोरिकल कंसेप्ट था। हिस्टोरिकल कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर आपने कोई मशीनरी जैसे कोई लैंड 2 लाख रुपए की खरीदी है, तो अगर आपने डेप्रिसिएशन का रेट उस पर 10% रखा है और से स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो आपने स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग 20,000 रुपये हुआ। तो मान लो 3 साल हो चुके हैं अभी हमें वो एसेट खरीदे हुए, तो 3 साल में उसके ऊपर 60,000 रुपीज का डिप्रिसिएशन लग चुका होगा। तो इसका मतलब जो बुक्स में मींस बैलेंस शीट में जो वैल्यू है वो 1,40,000 होगी। अब होता क्या है कि मान लो सी एडमिट होने के 1 साल बाद फर्म को किसी रीजन से ये बंद होती है, तो फर्म को क्या करना पड़ेगा, अपने एसेट्स को बेचना पड़ेगा और लायबिलिटीज की पेमेंट करनी पड़ेगी। अब होता क्या है कि जिस दिन वो एडमिट हुआ है, ठीक है, हमने अपनी बुक्स में 1,40,000 उसकी वैल्यू दिखा रखी थी, बट हो सकता है उसकी मार्केट वैल्यू कम हो सकता है उसकी मार्केट वैल्यू एक्चुअल में ज्यादा हो। कैसे पॉसिबल है? मान लो आउटडेटेड हो गई वो मशीनरी, तो अब एक नई मशीनरी आ गई है, तो पुरानी मशीनरी जो सेकंड हैंड की वैल्यू है उसकी चाहे हमारे 3 साल पुरानी है, हमारे अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू 140 है, बट से उसके अभी 1,10,000 ही मिल रहे हैं। सेम वे हो सकता है कि अब ये फर्म ही बंद हो गई और सेकंड हैंड की इसकी मार्केट इसलिए बढ़ गई क्योंकि एक्चुअल में काफी जगह काम आती थी ये मशीनरी, तो ये भी हो सकता है कि हमें ज्यादा मिलने के चांस हो जाए। तो हम करते क्या है, अब देखो अगर कम मिलेंगे तो लॉस है, ज्यादा मिलेगा तो गेन है। अभी हम बेच नहीं रहे, हमारा प्लान नहीं है, बट द थिंग इज जो इनकमिंग पार्टनर सी है उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स या डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। जो भी उससे गेन हो रहा है उसका उसमें शेयर नहीं मिलना चाहिए सी को, ना ही इनकमिंग पार्टनर को शेयर मिलना चाहिए लॉसेस में। अगर मान लो उसकी आउटडेटेड हो गई है तो वो उसका लॉस वही बियर करेंगे क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया था। जब सी एडमिट हुआ तब तक ऑलरेडी उसकी वैल्यू गिर चुकी थी, तो जितने से गिर चुकी थी हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स अमाउंट। होता क्या है, ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के मतलब दिमाग में चला लो कि उसमें क्या होता था, इधर एक्सपेंसेस आते थे बेसिकली लॉसेस, इधर गेन्स आते थे बेसिकली इनकम्स। तो वही चीज हमें ध्यान रखना है। अब एक बात बताओ, अगर आपके पास लैंड है जो आपने 2 लाख रुपए में खरीदी थी, बट अब उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ के 2,20,000 हो गई है, तो वैल्यू 20,000 से बढ़ी है। अब इंक्रीज इन एसेट होता है डेबिट, तो लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हर एंट्री में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट लेंगे। किसी भी एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज आया है विदाउट इफेक्टिंग एनी अदर एसेट और लायबिलिटी। आई एम बीइंग वेरी क्लियर हियर कि किसी भी एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज आया है और वो किसी और एसेट और लायबिलिटी को एज सच इफेक्ट नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ चेंज, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू डील करेंगे। इस टॉपिक में मैं डिटेल में बाद में आऊंगा जब हम थोड़ा सा हायर एंड क्वेश्चंस करने लग जाएंगे, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने लग जाएंगे। अभी हम सिंपल रिवैल पे ध्यान देंगे। तो बेसिकली अगर एक एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो एसेट डेबिट होगा, तो ऑब्वियसली रिवैल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो रिवैल के क्रेडिट में आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आएंगे इंक्रीज इन एसेट्स। अब मैं इंक्रीज इन एसेट्स ऐसे लिख रहा हूँ, बट तुम्हें ऐसे नहीं लिखना, तुम्हें लिखना है बाय लैंड, क्योंकि लैंड की वैल्यू इंक्रीज हुई है। अगर मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हुई होती तो बाय मशीनरी। सेम वे अगर मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। टू डिक्रीज इन एसेट में लिख रहा हूं, लेकिन आप क्या लिखोगे यहाँ पे, टू मशीनरी। आपको डिप्रिसिएशन वर्ड भी यूज नहीं करना, आपको एप्रिसिएशन वर्ड यूज भी नहीं करना, आपको एग्जैक्टली उस एसेट या लायबिलिटी का नाम यूज करना है जिसकी वो एडजस्टमेंट है। तो अगर मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हुई है, से मशीनरी पहले 4 लाख की थी, अब वो बोल रहे हैं मशीनरी इज टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%, तो यहाँ पे टू मशीनरी और 40,000 रुपीज आ जाएगा। हमें यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसकी एसेट की या लायबिलिटी की न्यू वैल्यू नहीं लिखनी, हमें वैल्यू लिखनी है जितने से चेंज आया है, जितने से इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो अगर आपको लॉस हुआ है, आपके एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो उस एसेट का नाम लिख के अमाउंट यहाँ लिख देंगे जितने का लॉस हुआ है। सेम वे अगर आपको गेन हुआ है तो बाय उस एसेट का नेम लिख के जितने का गेन हुआ है। सेम वे अगर कोई लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, फॉर एग्जांपल मैंने एक क्रेडिटर से
और मैंने एक क्रेडिट परचेज करी थी, मैंने 30,000 के क्रेडिटर्स हैं और एक क्रेडिट परचेज करी थी 10,000 की, विच इज अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। मैंने एक क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड ही नहीं करी, तो मतलब मुझे क्रेडिटर्स इंक्रीज करने हैं, तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स डेबिट साइड पे आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 क्रेडिटर्स, बट अभी मैं लिख रहा हूँ, सॉरी माय बैड, ये डिक्रीज इन एसेट्स था, इंक्रीज इन लायबिलिटीज। यहाँ पे इंक्रीज इन एसेट्स आता है और यहाँ पे डिक्रीज इन एसेट्स आता है, यहाँ पे इंक्रीज इन लायबिलिटीज आता है और यहाँ पे डिक्रीज इन लायबिलिटीज आता है। अब डिक्रीज इन लायबिलिटी तो हमारा गेन है, तो गेन क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। गेन कैसे है, मान लो एक क्रेडिटर, जैसे मैं क्रेडिटर्स का एग्जांपल ले लेता हूँ, या से बिल्स पेबल क्या है, बिल्स पेबल एक राम से मिला था मुझे, मिस्टर राम से, उसने मेरे को बिल ड्रॉ किया था और मैंने एक्सेप्टेंस दे दी थी कि मैं 3 महीने बाद पे कर दूंगा। अब से राम की फर्म बंद होगी और वो कहीं चला गया और उसने हमसे पैसे भी रिकवर नहीं किए और हमने काफी ढूंढा, बोलने के लिए ढूंढा और नहीं मिला वो, तो हम क्या करेंगे, फिर अपने बिल्स पेबल वाले लायबिलिटी को खत्म कर देंगे, क्योंकि वो ट्रेसेबल ही नहीं है, वो पता ही नहीं क्रेडिटर कहाँ पे है। ठीक है, तो हम उसको पेमेंट भी कैसे करेंगे, ड्यू डेट भी निकल गई से, तो बाय बिल्स पेबल और अमाउंट क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट निकल आए। अब अनरिकॉर्डेड एसेट तो फायदा ही है आपका, मान लो एक टाइपराइटर था बुक्स में, सॉरी, जिसको हम धीरे धीरे करके राइट ऑफ कर चुके थे उसका डेप्रिसिएशन करके, लेकिन एट द टाइम ऑफ सीज एडमिशन तो हमने देखा वो अभी भी उसकी वैल्यू से 500 रुपये है, तो है तो एसेट ही। अगर आपको बेचोगे, गोडाउन में पड़ा हुआ है, खराब चाहे पड़ा हुआ है, लेकिन उसके 500 मिल रहे हैं सही, या यूज हो रहा है बट हम यूज नहीं कर रहे, वैसे वो ठीक है, तो बाय टाइपराइटर यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। बट मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो सेम वे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज इधर आ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग रेंट है जो अभी तक मैंने एडजस्टमेंट उसको रिकॉर्ड नहीं किया, आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ ₹2000 वाज नॉट येट रिकॉर्डेड, तो 2 आउटस्टैंडिंग रेंट इधर आ जाएगा। तो लायबिलिटीज का इंक्रीज इधर आएगा, एसेट्स का इंक्रीज डिक्रीज आएगा और ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा उनका डिक्रीज। फिर क्या करना है, अब दोनों साइड का टोटल करना है। इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू A's capital, B's capital. If C is the new partner and A और B old partners है, तो इसका जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू A's capital, B's capital, ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे, सॉरी अमाउंट अंदर आएगा और ओल्ड रेशियो में हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। तो लॉस इधर आता है, अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस है, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो गेन है, और गेन हो चाहे लॉस हो वो हमेशा ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा, ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होगा। एक बात का ध्यान रखना, मैं डेटर्स की प्रोविजन का एक बेसिक वाला यहाँ बता रहा हूँ, आगे जाके हम पूरा एक अलग से क्लास रखेंगे और मैं आपको पहले एक रिकॉर्डेड सेशन भी दूंगा और फिर उसका एक वीडियो सेशन भी मुझे देना पड़ेगा इसका, लेकिन वो हम तब कर लेंगे जब हम एक बार रिटायरमेंट भी कर लेंगे, क्योंकि फिर दोनों का एक साथ हो जाएगा और उसमें पूरे बैड डेट्स और सारा मैं क्लियर कट उसको मैं डिस्कस कर लूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी सिर्फ प्रोविजन वाला डिस्कस कर रहा हूँ मैं। से डेटर्स 20,000 के हैं एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑलरेडी जो मेंशन्ड है एसेट्स में दे रखा है डेटर्स लेस प्रोविजन, डेटर्स का आगे लिखा है 20,000 एंड लेस प्रोविजन लिखा है 1,000, तो 19,000 बाहर दिया हुआ था। अगर उसकी एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 10% ऑफ डेटर्स। अब 20,000 के डेटर्स से 20,000 का 10% होता है 2,000, तो बट ऑलरेडी प्रोविजन कितना था 1,000 था, तो हमें कितने का प्रोविजन और चाहिए 1,000 का, तो वो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ जाएगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट साइड पे आएगा, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें डिक्रीज करना है तो फिर वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम पे। जब हम बैलेंस शीट में डिस्कस करूंगा तब मैं आपको बैलेंस शीट वाला इफेक्ट बता दूंगा, बस आप ये याद रख लो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इधर आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई इंक्रीज होता है तो वो आपके एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करता है, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जब भी डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। particulars A, B, C, particulars A, B, C। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
ए और बी का जो बैलेंस शीट में दिया होता है कैपिटल बैलेंसेस वो यहाँ लिखने हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में। ये कौन सी अमाउंट है जो बैलेंस शीट में ए और बी के कैपिटल्स दे रखे होंगे, सी का नहीं दे रखा होगा, सी तो एडमिट हो रहा है। उसके बाद मैंने आपको जैसे रिजर्व्स की ट्रीटमेंट सिखाई थी, तो मैंने आपको 6 रिजर्व्स के बारे में बताया था। वो 6 के 6 रिजर्व्स इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। तो वो थे बाय जर्नल रिजर्व, सब कुछ लाइबिलिटी, ये सारे लाइबिलिटी साइड पे दिए हुए हैं और ये क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। और ये 6 आते हैं, 6 के सिवा और कुछ नहीं आता लाइबिलिटी साइड से। बाय जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस बोले तो लाइबिलिटीज वाला बैलेंस, कंटीजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। जैसे अभी हिडन गुडविल की हमारी लास्ट क्लास हुई थी, तो हिडन गुडविल में भी मैंने इन रिजर्व्स का नाम लिया था। वो ये जो कैपिटल्स में प्लस होते हैं, तो ये वही अमाउंट्स हैं, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, कंटीजेंसी रिजर्व, WCF एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। फिर मैंने एक वर्ड यूज किया था गैप। गैप होता है एसेट साइड पे फिक्टिशियस एसेट्स एंड लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, तो उनको राइट ऑफ करना होता है हमें। तो गैप में सबसे पहली आइटम है गुडविल। तो टू गुडविल, ये वो गुडविल है जो बैलेंस शीट में एसेट्स में अपीयर कर रही है, अपीयर करती है, उसको राइट ऑफ करते हैं। जब राइट ऑफ करते हैं तो एंट्री बनती है ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, टू गुडविल, तो यहाँ पे टू गुडविल आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये बात का ध्यान रखना, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या डिफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर सब सेम है, ये सब एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, ये यहाँ पे राइट ऑफ हो जाते हैं ओल्ड रेशो में। इसके बाद नेक्स्ट आइटम आती है प्रॉफिट एंड लॉस। ये वो है जो जिसका बैलेंस एसेट्स में दिया होता है, एसेट्स वाला इधर आएगा, लायबिलिटीज वाला इधर आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको देखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ दे रखा है, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में है तो इधर, एसेट्स में तो इधर, बेसिकली क्रॉस होता है। उसके बाद जब आप बैलेंस शीट से सब कुछ लिखना ट्रांसफर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लिखोगे रिवैल का प्रॉफिट। जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आया था वो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट का अमाउंट इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस आया था तो रिवैल का लॉस का अमाउंट इधर आ जाएगा। अच्छा, अब ये चीजें क्रेडिट में और ये चीजें डेबिट में क्यों है, इसका रीजन है LIC, लाइबिलिटीज, इनकम और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो मतलब कैपिटल जब इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा, तो ऑब्वियसली जब हम रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पार्टनर्स को देंगे तो उनका कैपिटल इंक्रीज होगा, इसलिए वो क्रेडिट साइड पे आया। और जो लॉसेस होते हैं उससे कैपिटल डिक्रीज होता है, तो इसलिए वो सारी चीजें डेबिट साइड पे आई हैं। अब इनकमिंग पार्टनर क्या करता है, बाय बैंक या कैश, इनकमिंग पार्टनर जितना कैपिटल आया है, ये वो अमाउंट है जो सी का कैपिटल है। मैं पहले बता रहा हूँ, इसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं करना। बाय बैंक या बाय कैश अब मैंने लिखा है, लिखना क्या है, अगर बैलेंस शीट में कैश इन हैंड लिखा है एसेट्स में, तो उसकी अमाउंट से हमें फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली द थिंग इज अकाउंट कौन सा मेंटेन कर रहे हैं, वो कैश, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश। अगर वो कह रहे हैं बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट का अमाउंट दे रखा है, तो हम लिखेंगे बाय बैंक यहाँ पे, और सी का कैपिटल जो एडजस्टमेंट्स में मेंशन्ड है वो आएगा। अगर कैश और बैंक दोनों दिए हैं फिर आप बाय बैंक लिखोगे, तो प्रेफरेंस बेसिकली बैंक को देनी है, तो 3 में से 2 केसेस में तो बैंक ही है। उसके बाद वो प्रीमियम लाता है, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ये किस रेशियो में डिवाइड होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बाकी सब ओल्ड रेशियो में डिवाइड हुआ था, बट प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होता है। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, इस जितना वो गुडविल लाया है उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अगर वो प्रीमियम नहीं लाया तो बाय सीज करंट अकाउंट, अगेन ए और बी में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो मैंने आपको बताया था चाहे वो गुडविल लाए या नहीं लाए, ए और बी तो क्रेडिट होंगे ही होंगे। लाता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट होता है, नहीं लाता तो सीज करंट अकाउंट डेबिट होता है। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होता है, अगर वो गुडविल नहीं लाया तो बाय सीज करंट अकाउंट। अच्छा, मैंने 2 क्लासेस पहले कॉम्बिनेशन भी बताया था। मान लो वो 10,000 का प्रीमियम लाना था बट 8,000 लाया, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 8,000 डिवाइड हो जाएगा और बाय सीज करंट अकाउंट 2,000 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, जितना वो लाया बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना नहीं लाया बाय सीज करंट अकाउंट। नेक्स्ट आइटम क्या है, लास्ट है जो कि जब वो प्रीमियम लाता है और पार्टनर्स उसको विड्रॉ करते हैं, तो टू बैंक या कैश विड्रॉन, जितना वो विड्रॉ कर रहे हैं, अगर दे विड्रॉइंग फुल गुडविल तो जितना वो प्रीमियम लाया पूरा अमाउंट इधर भी आ जाएगा। इफ दे विड्रॉइंग हाफ ऑफ देयर गुडविल, अब ये वाले केस में एक बात का ध्यान रखना, मैंने देखा है काफी सालों से बच्चे एक प्रॉब्लम, मतलब हमेशा गलती कर जाते हैं। अगर मान लो वो 10,000 गुडविल ला रहा है, जितनी लानी थी उतनी ला रहा है, और उसमें से वो 5,000 विड्रॉ कर रहे हैं पार्टनर्स,
तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 5 डिवाइड होगा, यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल पूरी 10,000 डिवाइड होंगे और जो 5,000 विड्रॉ किए वो 2 बैंक में आ जाएगा। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 और फिर आप क्योंकि आधा विड्रॉ कर रहे हैं तो 2 बैंक हाफ अमाउंट को 5,000 को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद टू बैलेंस कैरी डाउन, ये बैलेंसिंग फिगर होती है। सी का तो यही कैपिटल है, वो डायरेक्टली इधर आ जाएगा, बट बाकी दोनों का क्या करेंगे, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को माइनस कर देंगे तो वो ए और बी के क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे एट द टाइम ऑफ सीज एडमिशन। ठीक है, अब आप जब इसको नोट करोगे तो आप एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे 2 या 3 लाइंस का गैप छोड़ देना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मतलब जैसे यहाँ पे टोटलिंग होगी, इधर तो इधर छोड़ोगे 2 लाइंस का गैप और इधर ऊपर छोड़ोगे 2 लाइंस का गैप। ठीक है, मैं बता दूंगा क्या लिखना है यहाँ पे बाद में, अभी बस आप गैप छोड़ देना है इसको। और एक काम करना, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि हो सकता है जब आपसे नोट शेयर करूँ उसमें ऑलरेडी वो आइटम्स दे रखे हो, या मैं फिर खुद ही नोट्स, चलो मैं लिख के भेज दूंगा अपनी राइटिंग में, बट आपको अभी गैप छोड़ना है और जो मैं आपको भेजूंगा आप एक्जैक्टली उसको वैसे ही कॉपी कर लेना। अगर मैंने गैप छोड़ा हुआ है जहाँ पे तो आप भी वहाँ पे गैप छोड़ देना। ठीक है, बैलेंस शीट हम कर लेंगे तो सबसे पहले बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर बनता है कैपिटल अकाउंट, फिर बनती है फर्म की बैलेंस शीट। रिवैल में सिर्फ एडजस्टमेंट्स आती हैं, ठीक है, और जो चेंज हुआ एसेट और लायबिलिटी में सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करेंगे और जितने का लॉस हुआ है या जितने का गेन हुआ है सिर्फ वही रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा।